शहबाज शरीफ के लिए लॉकअप का प्रोग्राम है। 31 जुलाई तक नैब झाड़ू फेर देगी। सर्कस लगा हुआ है। जितना नैब की यहाँ कार्रवाई हो रही है इमरान साहब के हुक्म के ऊपर, वो सब गैर आईनी और गैर कानूनी है। नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है। जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। मईशत के टडी दिल हैं, वो आजकल बड़े एक्टिव हैं। शहबाज शरीफ जब उनके पास नैब का जब वारंट जाए तो वो भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, सियासी जो चाय की प्याली है उसमें हलचल हमें नजर आती है, और यह हलचल उस वक्त और ज्यादा हो जाती है जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के लिए नैब ने छापा मारा, और ये छापा मारा गया उनकी रिहाइशगाह के ऊपर जहां से वो मौजूद नहीं थे, नहीं वो बरामद कर सकी नैब उन्हें, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि इस तमाम कार्रवाई से पहले मियां शहबाज शरीफ साहब की जमानत कबल गिरफ्तारी भी ले ली गई थी, जो कि ग्रांट भी कर दी गई है। एक तरफ मुल्क में कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं, केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स इससे बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नैब की बात करें तो नैब की तरफ से जो कार्रवाई है यकीनी तौर के ऊपर सियासी बुसाद के ऊपर इसकी वजह से मजीद हलचल पैदा हो गई है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब इससे पहले भी नैब की कस्टडी में हिरासत में रह चुके हैं, तकरीबन 133 दिन रहे, और इसके अलावा जमानत पर रिहा भी फिर वो हुए। बाद दूसरे केसेस के अंदर आमदन से जायद असासे बनाने का जो केस, उसमें दोबारा नैब ने उनको जब पहली बार तलब किया तो वो हाजिर हुए, लेकिन जब दूसरी मर्तबा उन्हें तलब किया गया तो मियां शहबाज शरीफ की आपकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि चूंकि वो 69 ईयर्स के हैं, साथ साथ कोरोना भी है, तो वो हाजिर नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ईद से पहले काफी इंकिशाफात करते रहे, और इन इंकिशाफ में इंकिशाफ ये भी था कि ईद या ईद उल फित्र खत्म हो जाने के बाद नैब एक टार्जन के तौर पे सामने आएगी और दो तरफा कार्रवाइयां होंगी, अगर वो हुकूमत की तरफ से कोई हो या फिर अपोजिशन, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमने पहली कार्रवाई है, जो पहली एपिसोड अभी नैब की ईद के बाद देखी है, वो मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से जो कोशिशें हैं वो करते हुए हमने इस पर देखा। इसी पर आज हम बात करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी, क्या वो कौन से मकासद हैं जो हासिल करना चाहती है नैब उन्हें गिरफ्तार करने के बाद, क्योंकि इससे पहले तक नैब जिन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है अपोजिशन के, हासिल वसूल तो कुछ नहीं हुआ, जमानत पर अलबत्ता वो रिहा जरूर हुए, उनके केसेस जरूर चल रहे हैं, लेकिन कोई मंतकी अंजाम तक कोई केस या फिर कोई भी मुकदमा नहीं पहुंच सका। मेरे साथ बात करने के लिए आज मौजूद होंगे अहमद जवाद साहब हैं, जो कि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका अता साहब, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अता तारड़ साहब से। अता तारड़ साहब, ये फरमाइएगा जरा कि वैसे ये है क्या सिलसिला कि एकदम से दोबारा से ये ईद बाद नैब की कार्रवाई शुरू होती है, आप जो है वो शहबाज साहब की जमानत कबल गिरफ्तारी भी दायर करते हैं। अब तक के जो प्ली लिया आपने, उस प्ली में क्या कहा गया है? क्योंकि नैब चाह रही है शहबाज साहब को बुलाना, वो आए नहीं है कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से, तो आप समझते हैं कि मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से पेश ना होने पर नैब ने जो कार्रवाई की है वो वाकई जस्टिफाइड रही? बहुत शुक्रिया साहब। सबसे पहले तो आज एक सहाफी के साथ वजीर आजम के मावन खसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन ने जो नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, उस पर हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और ये रवैया अपोजिशन पार्टी के साथ जारी था। मगर आज एक सहाफी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस तरह की बात की गई जो इखलाक से जुड़ी हुई थी, तो मैं समझता हूँ कि ये रवैया और ये जो एक फाशिस्ट सोच है और इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त ना करना, ये किसी भी फॉर्म में हो, इसकी ना हमारे सिस्टम में गुंजाइश है और ना इसको बर्दाश्त किया जाएगा। एक तो इसकी मजम्मत करते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से भी अगर आप देखें तो जिस जहनियत की ये सारा सिस्टम अक्कासी कर रहा है वो यही है कि जो आपसे इख्तलाफ करे, जो आपका मुखालिफ हो, इसको आप थ्रेट समझें, उसके खिलाफ आप कार्रवाइयां शुरू कर दें।
उसमें कोई भी सेफ नहीं रहेगा। उसमें आपने देखा कि कई एंकर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई, पैमरा के नोटिस भी गए, उसमें जज साहिबान भी महफूज न रहे और शहबाज शरीफ साहब को भी इमरान नियाजी साहब अपना असली दुश्मन समझते हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से कि शहबाज शरीफ साहब ने 133 दिन गुजारे हिरासत में। उनको अक्टूबर 2018 में गिरफ्तार किया गया, बुलाया गया साफ पानी में, गिरफ्तार किया गया आशियाना के केस में। गिरफ्तारी के दौरान दोबारा गिरफ्तारी डाली गई रमजान शुगर मिल के गंदे नाले वाले केस में। जब हिरासत में थे तो हिरासत के दौरान ही तफ्तीश शुरू कर दी गई असासों वाले केस की, और असासों वाले केस की जब तफ्तीश शुरू की गई तो उनसे सवालों जवाब भी किए गए, उनसे तहरीरी जवाब भी मांगे गए। अब एक शख्स जो आपकी हिरासत में है और 133 दिन कैद काट रहा है और आपने इंक्वायरी भी शुरू कर दी है, और जब जिस्मानी रिमांड पे ट्रायल कोर्ट में बहस होती है तो उसमें भी असासों वाले केस को डिस्कस किया जाता है, तो दोबारा गिरफ्तारी का जवाब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अरेस्ट वारंट क्योंकि 28 तारीख को दस्तखत शुदा था, इस वजह से ये पहले से तय था कि गिरफ्तारी अमल में लाई जानी है, चाहे वो 2 तारीख को पेश हो या ना हो। अब कोर्ट में भी सवाल यही रखा गया, कोर्ट ने भी प्रोसिक्यूटर से पूछा कि अगर 28 को आपने ये वारंट साइन किया था चेयरमैन नैब ने, तो 28 को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? यानी 2 तारीख की जो पेशी थी उस हवाले से हमने अपनी तहरीर भेजी और उसमें वाज़े लिखा कि हम पेश नहीं हो सकते क्योंकि नैब के अंदर कोविड के केसेस डायग्नोज हुए हैं और ऑफिसर लेवल पे हुए हैं, स्टाफ लेवल पे हुए हैं, इसलिए मुमकिन नहीं है कि अच्छा, ये आपने मेडिकल रीजंस लिख कर दे दी थी आपने? मेडिकल रीजंस के अलावा मेरा अपना अताउल्लाह तारड़ का स्काइप एड्रेस मौजूद था, उसमें लिखा था कि फिर भी अगर आप हमारे से तफ्तीश करना जरूरी समझें तो हम हाजिर हैं, ये स्काइप का एड्रेस है, आप वीडियो लिंक पे डायल करें, हम हर तरह के आपके सवालात के जवाब देंगे। मगर ये सीरादस्ती नहीं चलेगी कि आप इस तरह गिरफ्तारी जो पहले से तयशुदा हो और अपने सियासी मुखालफीन को एक एक करके डरबों में बंद करते जाएं। और एक आज की खबर आपको दे दूं, जब ब्रेक हुई है आज के दिन, कि जहांगीर खान तरीन साहब मुल्क छोड़ के लंदन चले गए हैं। कहाँ है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो पीसीएल में नाम डाला करती है? जो तमाम ऑपोजिशन रहनुमा, उन पे अभी इल्जाम लगे तो उनका नाम ईसीएल में डलता है। किसने इजाजत दी है 100 अरब की चीनी चोरी करने के बाद कि वो इतने आराम से लंदन अपनी छुट्टियों पे चले गए हैं? और नैब को अभी तक मालूम जब्बा हो, बिलियन ट्री सुनामी हो, खुसरो बख्तियार साहब हो, आटा चीनी चोरी हो, जितने भी स्कैंडल हैं, 100 अरब का बीआरटी हो, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से कहते हैं हमारे से पूछे ना, उस पर स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और कोर्ट में जाते हैं कि इसको सीगा राज में रखा जाए। तो इन सारे मामलात के होते हुए ये जो यकतरफा इत्तेफाक का अता साहब, आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं जरा अहमद जवाद साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं इसी चीज के ऊपर। जो बात आपने इस वक्त कही कि तमाम तर चीजों के बावजूद, जबकि आपने लिख के दिया कि आप किसी भी सवाल देने को तैयार हैं आप, और स्काइप एड्रेस आपका मौजूद था, उसके बावजूद भी ये तमाम कार्रवाई नैब की जानिब से की गई। अहमद जवाद साहब, क्यों ये तासुर हमें बार बार मिल रहा है हर कार्रवाई के बाद? गो के हुकूमत इस बारे में बिल्कुल लाताल्लुक़ी ज़ाहिर करती है कि वफाकी हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है नैब की कार्रवाई में। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब की कार्रवाई के पीछे हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। उसके बावजूद भी इस तरह की जब कार्रवाइयां होती हैं और जो उसके इफेक्ट्स आते हैं, क्यों बार बार ऐसा तासुर मिलता है कि तमाम तर कार्रवाई जो है नैब किसी दबाव या हुकूमत के कहने पर कर रही है? देखिए फरीद रईस साहब, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, पहले मैं ताउल्लाह तारड़ साहब को मुबारकबाद दूंगा कि कोरोना वायरस से वो सेहतयाब हुए हैं। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और जो भी लोग कोरोना से इस वक्त इन्फेक्टेड हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो अता साहब एसेट हैं हमारे मुल्क का, और अगर एक अपोजिशन पार्टी में है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो है वो कोई आपस में कोई ऐसी कोई एनिमोसिटी है। यही असर बात है। वेरी ट्रू। अच्छा, अब मैं जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो बात अता साहब ने की है उसको मैं थोड़ा सा अब क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देखें, पहली बात तो ये है फरीद साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में अगर कोई एक इन्वेस्टिगेटिव अदारा हो जैसे नैब है या FIA है या लॉ इन्फोर्समेंट का कोई अदारा होता है, उसका अपना एक कानून होता है।
अब उस कानून के तहत अगर उसने किसी को गिरफ्तार करना है तो उसने गिरफ्तार करने वाले शख्स से इजाजत नहीं लेनी, उसने गिरफ्तार करने वाले शख्स की कन्वीनियंस नहीं देखनी, उसने गिरफ्तार करने वाले से चॉइस नहीं पूछनी कि मैं आपसे स्काइप पे बात कर लूं या व्हाट्सएप पे बात कर लूं या आप यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। देखें, कानून को कानून की तरह ही रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि वो एक रूल ऑफ लॉ जो है वो उसकी एक एंडोर्समेंट होती है। शहबाज शरीफ साहब को एक उसी तरह से लेना चाहिए जैसे कि कोई भी इस मुल्क का शहरी अगर उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई केस है, कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये उनका फर्ज बनता है। अगर वो पहले भी उनको मुख्तलिफ केसेस में बुलाया गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उनके ऊपर 3 केस हैं तो चौथा केस नहीं हो सकता। अगर उनके मसाइल जो हैं करप्शन से रिलेटेड जो हैं, अगर वो 10 केसेस हैं तो 10 केसेस होंगे, अगर 10 केसेस हैं तो 10 केसेस के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें कोई अहमद साहब, एक सवाल जो आता है, आपकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, आपका पॉइंट अपनी जगह पे दुरुस्त है कि कानून सबके लिए बराबर है। इन्वेस्टिगेटिव जो तहकीकाती इदारा है वो सबको एक ही तरह से ट्रीट करेगा, किसी के लिए कानून छोटा या बड़ा नहीं होगा। लेकिन सवालात जो उठते हैं उन सवालात के अंदर एक ये चीज है अहमद साहब के 133 दिन शहबाज साहब हिरासत में रहे, उस 133 दिन के अंदर साफ पानी में बुलाया गया, आशियाना हुआ, आमदन से ज्यादा जासे हुए, बाकी चीजें हुई हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन्वेस्टिगेटिव इदारा हमारा नैब इतना कमजोर है कि उसको एक शख्स से तहकीकात के लिए 133 दिन भी कम पड़ गए? अच्छा, इसमें देखें, अगर हम पास्ट में चले जाएं तो पाकिस्तान में नैब और एहतसाब के नाम पे 133 दिन क्या कई साल तक जो है इन्वेस्टिगेशंस होती रही हैं और वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। उसमें एक सबसे बड़ी मिसाल आसिफ अली जरदारी की है, जो कि कई साल तक जो है मुख्तलिफ मुकदमात में वो कैद रहे और उसके ऊपर कोई चीज साबित नहीं हुई। तो ये कोई 133 दिन जो है ये कोई ऐसा कोई माइलस्टोन नहीं है कि अगर आपने 133 दिन इन्वेस्टिगेशन अगर कर ली है तो अब इसके बाद दोबारा आप उस शख्स से किसी भी और केस के वाले से या इवन मौजूदा केस के वाले से दोबारा आप तहकीकात नहीं कर सकते। तो ये तासुर देना कि चूंकि 133 दिन हो गए थे तो अब दोबारा क्यों जी बुलाया जा रहा है, वो 10 दफा बुला सकते हैं। देखिए, कानून की रिस्पेक्ट तो सर, वो जो करनी 28 पड़ेगी। तारीख वाली जो बात है कि जो वारंट गिरफ्तारी 28 तारीख को साइन हो चुके थे, वो साइन थे, तो सर 28 को क्यों नहीं किया गया जब चेयरमैन नैब के दस्तखत से 28? मैं मानता हूं सर कि आप यू आर नॉट अ स्पोक्स पर्सन ऑफ नैब, डेफिनेटली नैब के जो तर्जुमान होगा बता सकेगा, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल डिबेट है, आप भी माशाल्लाह से पॉलिटिकल विजन रखते हैं, तो सवालात उठते हैं इन चीजों के अंदर कि वो पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों नहीं, यानी पहले से तय कर लिया गया था ये चीज सारी। देखें, अगर 28 तारीख को वो साइन होता है और वो उस दिन नहीं करते और उसके बाद जाके उसको करते हैं, देखें, अगर इसको आप टेक्निकली अगर आप देखें तो इसमें कोई शकूक तो नहीं पैदा होने चाहिए। एक वारंट अगर साइन हुआ है, अब उसका एक अरेंजमेंट होता है अरेस्ट करने का, एक उसका प्रोटोकॉल होता है, और खास तौर पे जब आप एक नेशनल लेवल के लीडर को आपने गिरफ्तार करना है तो उसके साथ यकीनन कुछ सेफ्टी, कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी होते हैं। तो जब आप एक वारंट निकालते हैं तो उसके बाद अगर वो तैयारियां अगर 1-2 दिन की जाती हैं और उसके बाद गिरफ्तारी के लिए नैब रवाना होती है, तो मेरा ख्याल है ये तो एक सीक्वेंस है, इससे कोई ऐसा तासुर नहीं उभरना चाहिए कि जी क्यों 28 को हुआ और क्यों गिरफ्तारी किसी और दिन हुई। ये तो हो सकता है उसके दरमियान कुछ हो, कुछ टेक्निकल उनकी अपनी अरेंजमेंट्स होते हैं, कुछ ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो तासुर या जो चीजें जिस पे सवालात उठाए जा रहे हैं वो सवालात बेमाने हैं, जो चीजें थी वो नैब ने अपने जुरिसडिक्शन में रहते वो तमाम जो कार्रवाइयां की हैं वो ठीक थी। फैसल करीम कुंडी साहब, आपकी तरफ में जरा आता हूं, ये जरा इस वक्त जो डिस्कशन हो रही आता तारड़ साहब है, अहमद जवाद साहब ने जो बात की है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए दोबारा नैब की जो कोशिशें रही हैं, अहमद जवाद साहब कहते हैं कि नैब की जुरिसडिक्शन है जी, वो किसी को पहले बुला के 133 दिन रखे, 200 दिन रखे। आसिफ जरदारी साहब की मिसाल उन्होंने दी जी के कई बरस तक केसेस चलते रहे, कोई चीज भी नहीं सामने आ सकी है। आप समझते हैं कि पीएमएलएन की तरफ से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के ऊपर, वो दुरुस्त है इस मौके के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने भाई अता तारड़ साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो कोरोना से लड़के जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया, और मेरी दुआ है कि तमाम जो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं या फॉर्मर हैं जो भी कोरोना से इस वक्त लड़ रहे हैं, खुदा उनको सेहत दे।
सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि पीटीआई के दोस्त आज कम से कम ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब से जो है कई साल उसको हद से बजा में रख के उसको कुछ साबित नहीं कर सके। दूसरी बात यह है कि देखें, आप आज बात कर रहे हैं कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ जो सलूक हुआ, देखें अता तारड़ साहब ने कहा कि हमने उनको लिखा भी नैब को कि आप हमसे अगर कोई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमें स्काइप से पूछे। देखें इस वक्त दुनिया की सिचुएशन चेंज है। हम रोजाना प्राइम मिनिस्टर की स्पीच यहाँ पर टीवी पे देखते हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी जो है दुनिया वर्चुअल सेशन की बातें भी होती हैं कि ये आप पार्लियामेंट में गए। मैं आज देख रहा था कि पंजाब असेंबली का सेशन जो है वो अपने हॉल से शिफ्ट हो गया किसी होटल में। तो अगर कोई ऐसी, देखें अगर एक है मरीज और आप कह रहे हैं कि ओवर 60 और जो लोग किसी मर्ज में मुब्तला हो तो उनको ज्यादा हो सकता है, अगर वो एक केस है, वो इस मुल्क में मौजूद है, वो इस मुल्क से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हुकूमत आपकी है, इंटीरियर मिनिस्टर आपकी है, आप इस सेल में उनका नाम डाल सकते हैं, वो मुल्क से फरार नहीं हो सकते। लेकिन अगर इतना इंपॉर्टेंट भी है और सिर्फ क्वेश्चन करना कोई और टेक्निकल चीज नहीं है, तो क्या नैब की टीम उनके पास नहीं जा सकती और कहें कि जी हमारे क्वेश्चन हैं और आप इसका हमें रिप्लाई कर दें, क्योंकि सिचुएशन एक डिफरेंट है। लेकिन सर अहमद जवाद साहब ने तो ये फरमाया है, अहमद जवाद साहब ये कहते हैं कि नैब किसी की ख्वाहिश पे, सर नैब है ना वो किसी की ख्वाहिश पे, इस तरह से तो कोई भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दे कि मुझे इस तरह से कर लो। लेकिन अगर एक इन्वेस्टिगेटिव इदारा है और वो समझता है डेफिनेटली वो तमाम एसओपीज को मेंटेन रखते हुए ही कोई काम करेगा, तो आपके नजदीक आप समझते हैं कि लेवरेज देनी चाहिए थी? देखें फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें वज़ीर आज़म साहब की भी उम्र 60 साल से ऊपर है, हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के सेशन में नहीं आए। हमें पता है कि ओवर 60 हैं, उन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया, उनकी भी मजबूरी होगी क्योंकि पीछे जब सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था उसे भी नहीं आए। तो ये वजूहत है कि आप कह रहे हैं कि जब ओवर 60 पे जो है इसका अटैक ज्यादा है। लेकिन फिर अगर हम कहें कि क्या अपोजिशन के लिए नैब है, क्या हुकूमत के जो लोग जिनके ऊपर इल्जाम लगे, जिनके ऊपर केसेस साबित हुए, क्या उनको गिरफ्तार किया, क्या उनको नैब ने बुलाया कि सिर्फ आप मुझे बताएं इस वक्त कुर्सी शाह पे क्या इल्जाम है जिस वक्त आपके पास इनके पास मौजूद है? कोई इल्जाम नहीं है। आपने उससे पहले जरदारी साहब को, फरियाल तारपुर साहबा को, बाकी अपोजिशन के रहनुमाओं को आपने अंदर किया। लेकिन जब आपके लोगों पे साबित हुआ कि जो चीनी चोर थे, जो गंदम में चोरी में मुलविस थे, जो मास्क चोरी में मुलविस थे, जो दवाइयों की चोरी में मुलविस थे, आपके लोगों पे साबित है, क्या नैब ने उनको बुलाया? हम तो यही कहते हैं, क्या नैब KPK, या तो मुझे बता दें KPK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हेलीकॉप्टर केस, क्या मलम जब्बा केस, क्या स्वाद ब्यूटिफिकेशन केस, क्या पेशावर ब्यूटिफिकेशन केस, क्या बिलियन ट्रीज, क्या BRT, क्या किस चीज का एजुकेशन, किस चीज के स्कैंडल का नाम बताएं? लेकिन वैसे वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब, फैसल साहब, वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब पेशगोई कर चुके हैं आपके सामने, हमारे सामने भी, मेरे शो में भी उन्होंने कहा था कि ईद के बाद जो है नैब वो टार्जन बनेगी और दो तरफा कार्रवाई होंगी, हुकूमत की हो चाहे वो अपोजिशन की हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक कमर्शियल ब्रेक की मैंने लेनी है फैसल साहब, एक ब्रेक मैं ले लेता हूं, एक ब्रेक के बाद आ जाते हैं फिर आपसे, अता तारड़ साहब से, अहमद जवाद साहब से इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जरा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी और ब्रेक के बाद आते हैं और बात करेंगे जरा सा कि क्या वाकई नैब अब दो तरफा कार्रवाइयां करेगी, क्या नैब टार्जन बनेगी? शेख साहब ने जो पेशगोई की थी, वैसे मशहूर है वो पेशगोई करने में, बहुत सारी पेशगोइयां कुछ दुरुस्त साबित होती हैं, कभी उसमें ताखीर भी होती रहती है। तो जरा बात करते हैं इसके ऊपर एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुफ्तगू कर रहे थे मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की कोशिशें नैब की तरफ से और उस पर अपोजिशन का जो रद्द अमल है उस पर आज हम बात कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, जो बात मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कही थी कि नैब दो तरफा कार्रवाइयां करेगा, क्या आपको नजर आता है कि बाकी नैब अब बैलेंस करने की कोई कोशिश करेगा और जिन केसेस की निशानदेही आपने अता तारड़ साहब ने किया, जो PMLN और पीपल्स पार्टी कर रही है, PTI से मुतालिक जो केसेस जिन पर नैब को नोटिस मिलना चाहिए था, आप समझते हैं कि वो बैलेंसिंग इक्वेशन जो है वो अनकरीब आपको नजर आएगी या कोई आसार इसके नजर आते हैं? देखिए, मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें बैलेंस करें कि आप अपोजिशन का एक रहनुमा पकड़ा है तो आप हुकूमत का एक रहनुमा पकड़ें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी में, मैं पहले अपनी पार्टी की बात बताऊंगा, फिर उसके बाद अगर PMLN है या PTI है या एक्स जो भी इस मुल्क में अगर वो करप्शन कर रहा है तो वो अक्रॉस द बोर्ड उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नैब इस्तेमाल करें, आपके वज़रा आके बताएं कि अगले हफ्ते फलां पकड़ा जाएगा और उससे अगले हफ्ते फलां पकड़ा जाएगा, तो इसका मतलब है कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जब भी आप देखें, अब जब भी कोई ऐसे इशू आते हैं, अब क्योंकि बजट सेशन आ रहा है तो अब नैब फिर एक्टिव हो गए कि अपोजिशन को प्रेशराइज करें, ये करें, लेकिन इसकी अपोजिशन प्रेशराइज नहीं होती। देखिए, ये चीजें हमने पहले भी
आपको लगता है फैसल साहब, आपको लगता है कि बजट के करीब होने की वजह से जो गिरफ्तारी हो रही है, यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो आप बता रहे हैं कि क्या आप समझते हैं कि जो मौजूदा एक्ट है नैब का मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक, वो बजट सेशन की वजह से है कि इसमें प्रेशराइज किया जाए अपोजिशन को, या और भी कोई अवामिल हो सकते हैं? बहुत से अवामिल इसमें शामिल है। इस वक्त के बजट सेशन भी आ रहा है, बाकी चीजें भी, बहुत से अवामिल है। लेकिन देखें, ये अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी दिल की तस्कीन चाहते हैं कि अपोजिशन सबको मैं अंदर कर लूं और मैं एक ही बंदा बाहर रह जाऊं, तो वो तो हो नहीं सकता। अब मतलब है कि इनको अभी तो देखें, जैसे भी आ गए हुकूमत में, अब हुकूमत चलाए ना, मईशत को ठीक करे ना। क्या वो जो ये मईशत ठीक कर रहे थे, जो अंडे बेच के, मुर्गियां बेच के, बकरियां मतलब है कि पाल के और पता नहीं क्या क्या करके मईशत को ठीक करते, हम समझ रहे कि मईशत अब बहुत ठीक हो गई होगी। अब जो है बताएं कोरोना के साथ लड़ने की, अब हमें समझ नहीं आ रही कि कोरोना से किस तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन वो और बात है। लेकिन आप अगर नैब की बात करें, हम हमेशा ये कहते हैं कि नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस्तेमाल न करें। 7 साल पीटीआई की हुकूमत रही है, 7 साल इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का बेड़ा गर्क किया है। मैं अभी भी आपको बताता हूँ कि बीआरटी पे पीटीआई ने पिछला जो इलेक्शन है सारा बीआरटी के पैसों पे लड़ा है। बीआरटी में उन्होंने करप्शन की है, उसके पैसों पे लड़ा है। जो 29 अरब की बीआरटी जो है अब वो 100 अरब क्रॉस कर चुकी है। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब बताएं कि इसमें करप्शन है कि नहीं है। पहले तो आप हमें जो भाषण देते थे वो तो हम सुन के थक गए कि क्या क्या किस किस चीज पे आपने भाषण नहीं दिए थे। आज मुझे बताएं कि वो चीज अब किधर है। आज तो सर आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? करीम साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन फाइल कर देना अगर ये चीज है तो। आप स्टेप ले क्यों नहीं करते हैं इस चीज के ऊपर? देखें, बड़ी अच्छी आपने बात की। हम एज ए पीपल्स पार्टी की तंजीम खैबर पख्तूनख्वा की 1 साल कबल, 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं, नैब के चेयरमैन के पास हम गए थे। हमने एप्लीकेशन दी थी बीआरटी पे। नैब के चेयरमैन ने हमसे वादा किया था कि मैं एक लफ्ज पढ़ के इस पे मैं एक्शन लूंगा और आपको जवाब दूंगा। आज तक वो जवाब नहीं दे सके। शायद उन्होंने पाकिस्तान पोस्टल सर्विस के जरिए जवाब दिया होगा। और सर कब गए थे, मुझे जरा बताएं ना, जरा हम भी फॉलो अप करते। जरा आपने अगर कब गए थे, कब, कौन सी तारीख, कौन सा साल था सर? मैं 1 साल पहले गया हूँ और मैं आपको बहुत इसमें जो है मैं भी आपको तारीख भी बता देता हूँ कि हम कब गए थे, लेकिन इसको 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आप मुझे बताएं, अगर पीटीआई के लोग कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, जब भी हम जाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाके चुप जाते हैं। बीआरटी पे जब भी बीआरटी करप्शन पे बात हुई है, हमेशा जो है हमारे जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं केपीके के, वो हमेशा हुकूमत जो है वो जाती है उसके सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ले आती है कि जी ये ज्यादती हो रही है। अब मुझे बताएं कि 29 अरब का जो प्रोजेक्ट है वो 100 अरब क्रॉस कर चुका है। इसमें करप्शन है कि नहीं है? क्योंकि पहले माजी में तो जो है ठीक है। मैं अतर साहब से भी जरा पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। मैं आपने जो बात की कि 1 साल पहले आप गए थे और उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है, अगर आपके केस है और नैब उस पर अगर नहीं फोकस कर रहा है तो आपने उसकी जो है वो तवज्जो दिलाई। अतर साहब, क्या आप लोग भी गए जिन केसेस पे आपने बात की है? आपने कहा जी ठीक है अपोजिशन को तो नैब के विक्टिमाइज कर रही है, लेकिन जिन केसेस का तस्करा आपने किया पीटीआई के केसेस का, जिसपे नैब आपके मुताबिक कोई तवज्जो नहीं ले रही है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, आप लोग गए नैब के पास या अदालत में गए, कोई पिटीशन लगाई कि जनाब ये करप्शन है, ये चीजें, खुदारा कोई एक्शन ले? देखिए फिर इससे पहले मैं अहमद जवाद साहब, मेरे भाई, इन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच। पीटीआई के जितने केसेस हैं इसमें एक तो फॉरेन फंडिंग का केस सर फहरिस्त है। हमारा बकायदा एक वक्त गया था, मैं खुद भी इसमें शामिल था, और हमने इलेक्शन कमीशन से ये बड़ी मौजबाना गुजारिश की कि ये 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं और पीटीआई ने स्टे ऑर्डर 6 दफा लेने की कोशिश की है और उनकी दरखास्तें खारिज हुई हैं। इसके फैक्ट्स को राज में रखने की दरखास्त भी खारिज हुई है। इसको डेली बेसिस पे कंडक्ट किया जाए। उसमें 2-3 तरह की दरखास्तें थी, मैं इसको बड़ा क्लोजली वॉच करता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। अकबर एस बाबर साहब की जो दरखास्त गुजार हैं उनको कहा गया कि जी ये दरखास्त नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन ने कहा दे सकते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले गए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा ये बिल्कुल दे सकते थे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के दायरा कार और दायरा इख्तियार को चैलेंज किया कि इलेक्शन कमीशन इसको नहीं टेकअप कर सकता। उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने दी और कोर्ट ने भी रूलिंग दी कि ये आप गलत कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन है। अब आज से 4 दिन कबल इलेक्शन कमीशन ने एहसन इकबाल साहब जो हमारी जमात के सेक्रेटरी जनरल हैं उनको बुलाया और उन्हें कहा कि जी फॉरेन फंडिंग में आके आप पेश हो, और हमने दोबारा गुजारिश की है कि इसकी डे टू डे हियरिंग की जाए और ये पिछले कई सालों से मामला पेंडिंग है, इसको किसी तरफ लगाया जाए। इससे पहले जो बात हो रही थी, देखिए मैं अहमद जवाद साहब से गुजारिश ये करूंगा कि इमरान खान साहब अमेरिका गए, वहां एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि शाहिद खाकान ने कहा था कि अगर मैं करप्ट हूं तो मुझे पकड़ लो, तो मैंने पकड़ लिया।
फिर शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट, फिर शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट, फिर उसके बाद शहजाद अकबर साहब का तफ्तीशी जो मामला है, जो फैक्ट्स हैं, उसके कागजात को लहराना और कोर्ट में साबित ना कर सकना। तो ये सारी बातें सिर्फ पॉइंट करती हैं कि कहीं ना कहीं मेल जोल है, नैब न्याजी गठजोड़ एग्जिस्ट करता है। और जिस तरीके से आप देखें, अभी जो अपोजिशन के हवाले से बात हो रही थी, पंजाब असेंबली जो है वो सबसे बड़ा आपका पार्लियामान है, सबसे बड़ा हाउस है, सबसे बड़ा लेजिस्लेचर है। ठीक, उसके अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ साहब को 1 साल होने को आया है, वो कैद हैं। उसी दौरान आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असेंबली को भी पकड़ना चाहते हैं। तो ये इस तरह का मामला चलता नहीं है और ये कोई फाशिस्ट रजीम अपने आप को समझते होंगे इमरान खान साहब, मगर इस दुनिया में ऐसी रजीम्स का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं हुआ। और ये देखें, जब कोई बात साबित ना हो सके, आशियाना में क्या हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, रमजान शुगर मिल के गंदे नाले केस में क्या हुआ, यहाँ तक हुआ कि नईम बुखारी सर यही वो सवाल है अता तारड़ साहब, यही वो बेसिक क्वेश्चन है बेसिकली कि जब केसेस जो है वो फ्रेम होते हैं और फ्रेम ना होने पर, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे मैं आप कोई भी हो, लेकिन जब वो अगर प्रूफ नहीं होंगे तो डेफिनेटली फिर आपको वो एक मार्जिन मिलता है। और वो प्रूफ क्यों नहीं हो पा रहे हैं, यही वो एक क्वेश्चन है। अहमद जवाद साहब, ये जो केसेस की बात है और बिलखुसूस आपकी तरफ भी, आपकी जमात की तरफ मेरा मकसद है कहने का, आपसे मुराद आपकी जमात के जो केसेस हैं जिसमें मालम जब्बा केस है, BRT है, बाकी चीजें, जिस तरह से फैसल साहब ने कहा कि BRT के पैसों के ऊपर इलेक्शन लड़ा गया, 21 अरब थे वो 100 अरब को क्रॉस कर गए। अता तारड़ साहब ने जो बात की फॉरेन फंडिंग की कि वो डेली बेसिस के ऊपर हो, वो मंतकी अंजाम को पहुंचे, वो नहीं पहुंच रहा है। तो सर जब एक तरफ अपोजिशन या दीगर पार्टीज के खिलाफ तहकीकात बिल्कुल उरूज पर हो और दूसरी तरफ भी अगर वो पॉइंट आउट किया जा रहा है कि यहाँ करप्शन है या इसकी तहकीकात भी की जाए और उसको पसे पुश डाल दिया जाए, तो फिर गठजोड़ और कोलैबोरेशन तो सर कहीं ना कहीं फिर खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाता है। देखें फरीद रईस साहब, सबसे पहले मैं BRT के हवाले से थोड़ी क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। BRT का जो प्रोजेक्ट है, इस पे जो इसकी कंप्लीशन डेट है वो है दिसंबर 2021 की, और ये डेट मैं जिस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट पे मौजूद है, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक जिन प्रोजेक्ट्स को भी दुनिया में वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर उस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट शुरू होने से लेके खत्म होने तक अपडेट्स देते हैं, यानी आपको हर इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। नहीं, ये रिवाइज डेट है सर, या फाइनल डेट ही यही थी? अच्छा, ये फाइनल डेट थी, ये फाइनल डेट और पहले दिन से थी। आप एक और जो इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट के ऊपर फॉर एग्जांपल सिर्फ डेट की बात करता, बल्कि मैं कॉस्ट की भी बात करता हूँ। अगर उस पे अगर एक कंप्लीशन, ठीक है, अहमद जवाद साहब से दोबारा राब्ते की हम कोशिश करते हैं इसी चीज के ऊपर जिसका वो जवाब दे रहे हैं। मैं फैसल साहब आपकी तरफ जरा आ जाता हूं, जरा इसी चीज के ऊपर जरा मुख्तसर बात कीजिएगा जरा, क्योंकि अहमद जवाद साहब को मैं दोबारा लूंगा। वो कह रहे हैं कि जी ये जो डेट है ये ADB की वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जी 2021 इसकी कंप्लीशन डेट है। बिल्कुल, ये मैं भी चेक कर लूंगा, लेकिन जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर परवेज खटक साहब ने जब इफ्तिताह कर रहे थे तो उन्होंने कहा हम 6 महीने में कंप्लीट करेंगे। वो 6 महीने में न करें, वो साल में करें, उनकी कंप्लीशन डेट 21 हो, हम इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। क्या ये प्रोजेक्ट 29 अरब रुपए का नहीं था? अब ये प्रोजेक्ट 100 अरब क्रॉस कर चुका है, क्यों कर चुका है? यही इमरान खान कहता था कि जिस तरीके में एस्केलेशन हो उसमें जो है वो मिनिस्टर और वज़ीर आज़म जो है उसमें चोरी करता है। वो यही कहते थे ना कि ये जंगला बस जो है मैं 8 अरब या 9 अरब की है और अब 40 अरब में ये नून वाले बना रहे हैं, इसमें इन्होंने बहुत सी करप्शन की है। आपने तो भाई उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, आप तो 100 अरब क्रॉस कर चुके हैं, और कितना आपने इसके ऊपर एस्केलेशन लेना, कितना क्रॉस करें? तो वही पूछ रहे हैं कि 29 अरब का प्रोजेक्ट 22 लाख आबादी के लिए आप 100 अरब रुपए से ज्यादा खर्च कर चुके हैं, और भी पता नहीं कि आपने कितना खर्च करना है। आप ये देखें कि आपकी अकल दंग रह जाएगी कि जब आपको पता चले कि बस स्टॉप बन चुकी है, BRT स्टॉप बन चुकी है, और बाद में पता चले कि जो स्टॉप की जगह वो छोटी और बस बड़ी है, तो वो इंजीनियर किधर है, वो कंसल्टेंट किधर है? मतलब है इन्होंने, मतलब है कि ठीक है 7 साल में इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है और आज उस प्रोजेक्ट को जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके, और ये क्या करें? राइट फैसल साहब, आपकी बात को मैं दोबारा अहमद जवाद साहब की तरफ ले जाता हूं। अहमद जवाद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी फरीद साहब, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से डेट ऑफ जी आप कंटिन्यू कीजिएगा सर।
जी, जिस तरह से डेट ऑफ कंप्लीशन को मैंने क्लैरिफाई किया, इस तरह कॉस्ट को भी मैं क्लैरिफाई करता हूं। वहां पे भी आपको ओरिजिनल कॉस्ट लिखी हुई आएगी। अगर प्रोजेक्ट में किसी स्टेज के ऊपर अगर उसकी कॉस्ट रिवाइज हुई है तो वो उसके अलावा लिखी होगी। आज भी आप जाके एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट पे देखें तो जो पहले दिन उसके ऊपर कॉस्ट थी, उसके बाद उस पर कोई रिवाइज्ड कॉस्ट नहीं है, उसमें $1 का भी इजाफा नहीं हुआ। और जो मैं कह रहा हूं, ये मैं कोई अपने रेफरेंस से नहीं मैं बात कर रहा, मैं आपको भी दावत देता हूं, और भी अगर कोई देखना चाहे आप जाके एशियन डेवलपमेंट बैंक को देख लें, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट है ये। अच्छा अहमद साहब एक चीज है, ठीक है आप कोट कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को, वेरी राइट सर, बिल्कुल आप कोट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज सर कि किसी भी प्रोजेक्ट को, ये तो खान साहब भी कहते रहे सर, आप भी इससे डिनाई नहीं करेंगे कि वो बारहा, और ये बात दुरुस्त भी है सर कि अगर कोई प्रोजेक्ट और वो एस्केलेट कर रहा है सर, इट्स बिन ईयर्स, 7 साल सर, बहुत ज्यादा अरसा होता है, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली विद रिस्पेक्ट टू दी डॉलर प्राइसेस, रॉ मटेरियल और दूसरी चीजों पे वो ऑटोमेटिकली एस्केलेट तो करेगी ना सर। तो ये क्यों नहीं कंप्लीट हो सका, क्यों इस पे क्वेश्चन मार्क्स लग रहे हैं? आपके उस वक्त सीएम परवेज खटक साहब कहते थे 6 माह में 8 माह में हम कंप्लीट कर देंगे, वो नहीं हो सका सर, तभी तो वो सवालिया निशान आ रहे हैं सर इसके ऊपर। देखिए, मैं यही परवेज खटक साहब की जो स्टेटमेंट बार बार कोट की जाती है वो एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट थी और उसका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा रेफरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो उस वक्त साइन हुआ था उसके ऊपर कंप्लीशन डेट भी लिखी हुई है, उसमें कॉस्ट भी लिखी हुई है, और दोनों के ऊपर किसी किस्म की कोई रिवीजन नहीं है। ये 2017 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 2021 इसकी जो है कंप्लीशन डेट थी, और ये नेक्स्ट जनरेशन का ये प्रोजेक्ट है बीआरटी का, जो कि लाहौर या मुल्तान या इस्लामाबाद में जो मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं उनसे आगे की जो है एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, और ये एडीबी ने इसको वेट किया हुआ है, इसकी फिजिबिलिटी को भी, इसके कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कहते हैं कि there is no sign of any kind of a corruption in the BRT project, and it's the state of the art, the modern next gen project for the people of KPK. बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें कोई सब्सिडी अताउल्लाह तारड़ साहब, अब अहमद जवाद साहब तो कहते हैं कि दिस इज, इसमें कोई करप्शन नहीं है, जिसका आप रेफरेंस देते हैं बीआरटी को, कहते हैं दिस इज द नेक्स्ट जेन प्रोजेक्ट फॉर द पीपल ऑफ द केपीके। सर सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, अभी भी मौका है, छोटे रिक्शे चला दें उसमें कॉरिडोर में, क्योंकि वो कॉरिडोर बस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी विड्थ इतनी नहीं है। एडीपी की रिपोर्ट पढ़े, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, फरीद साहब उसको कहते हैं मुजरिमाना गफलत, यानी पब्लिक एक्सचेकर से पैसे लगे और उसमें मुसाफिरों के जख्मी होने का खदशा हो, प्लेटफॉर्म राइट पे है, बस ने लेफ्ट पे आना है, बस की विड्थ बड़ी है, कॉरिडोर की विड्थ छोटी है, रेलिंग्स डेंजरस हैं, नाकस मटेरियल का इस्तेमाल है, एडीपी की रिपोर्ट इनकी हुकूमत के खिलाफ। आप इस मामले को आपने किसी अदालती फोरम पे या कोई पिटीशन, कोई चीज, जब आपके पास ये तमाम चीजें रेफरेंसेस भी हैं, आपने कोई चीज फाइल किया इसके ऊपर? पीएमएलएन ने, अगर यानी नैब नहीं सुन रही है तो आप किसी फोरम पे ले जाएं सर इसको। मैं करता हूँ जी, देखिए नैब इससे नहीं सुन रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। अब हम उसकी पैरवी कर रहे हैं कि जब वो स्टे ऑर्डर वेकेट होगा तो ये ऑब्वियसली इस पे एक्शन होना चाहिए। हमारे पास दिखाने को क्या है, हमने 3 बीआरटीज बनाए हैं, नॉर्थ ऑफ पंजाब रावलपिंडी इस्लामाबाद, साउथ ऑफ पंजाब मुल्तान एंड सेंट्रल पंजाब लाहौर। इन तीनों की कुल लागत मिला के 90 अरब है और ये 70 किलोमीटर है। अब मुझे ये बताइए, उधर क्या कोई एलईडी स्क्रीन लगनी है या कोई नासा ने रॉकेट लॉन्च करने हैं कि वो एक 22 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है वो 100 अरब से तजावज कर गया है? उधर कोई स्पेस टेक्नोलॉजी आ रही है? मैं टुंडी साहब से जरा लास्ट वर्ड ले लेता हूं ऑन इट सर, कि ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन, जो पॉलिटिकल स्टीयरिंग जो चल रही है, टुंडी साहब आपने भी बात कर लिया, आप भी चेयरमैन नैब के पास गए इस मामले को लेकर, अता साहब ने भी मल्टीपल फोरम्स का तस्करा किया कि वो भी इस चीज के ऊपर कर रहे हैं सर, लेकिन ओवरऑल अगर सिचुएशन यही रहती है देन आने वाले दिनों में सर बजट का फिर क्या होगा? अगर अपोजिशन नहीं रही तो फिर क्या आप समझते हैं कि हुकूमत फिर बजट भी जो है वो अपने एंड पे ही अपने तौर से वो बजट मंजूर कराना चाहती है, उसी तरीके से मंजूर कराएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत सी चीजें हैं। अभी मैं आपके साथ मतलब है कि बात भी कर रहा था और मैंने भी गूगल किया कम से कम, और एडीबी ये बता रही है कि इसका 41 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और ये इसका फाइनल अप्रोक्सीमेटली जो है 71 बिलियन पे जो है ये खत्म होगा और 100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। अब मुझे पता है 71 और 100 बिलियन में तो बहुत फर्क है, अगर वो भी मान लें। और एक आपने ये भी सुना कि नए पाकिस्तान में एक और चीज है
कि अगर रुपए डिवैल्यू होगा तो हुकूमत को फायदा होगा। हमारे एक वजीर कहते थे क्योंकि रुपए डिवैल्यू हो रहा है, डॉलर जो है उसका रेट चढ़ रहा है, तो हम जब कर्जा वापस करेंगे तो हमें फायदा होगा। अब ये मुझे ठीक है, समझ नहीं आया। अगर आपके पास कोई ऐसी साइंस है, रॉकेट साइंस, तो मुझे बता दें कि जब रुपए डिवैल्यू होगा तो आप जब कर्जा फैसल वापस साहब, यू हैव करेंगे टू तो कट शॉर्ट सर, अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर कीजिएगा बिकॉज आई हैव टू वाइंड अप। मैं कह रहा हूँ कि बीआरटी सबसे जो है वो करप्ट जिनका वो था, इसके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उसके जो गारंटी थी वो भी फेक निकली है। आप इसको अगर जिस दिन इस बीआरटी की सही माने में जब इसकी जो तहकीकात होंगी तो आप देख लेंगे कि ये कैसे बचते हैं फिर इसमें से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब, अता तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद जवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। इस चीज के ऊपर कोशिश हमने की गुफ्तगू करने की, लेकिन सियासी जो बिसात है उसके ऊपर अफरा तफरी जरूर है, रद्देमल अपोजिशन का, पीएमएलएन का, पीपल्स पार्टी का जरूर है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस बात को मानती है कि जो एहतसाब है उसमें किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। एहतसाब का इदारा नैब बिल्कुल दबाव से पाक है और जो भी कार्रवाइयां की जा रही है वो मेरिट के ऊपर की जा रही है। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।